Hi guys, welcome to my channel. This is Raj Nandini. I welcome you all on my channel. So from today onwards, we are going to start a new topic of world geography. गाइज़ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो बांग्लादेश के बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल के साथ कवर करेंगे। ओके, इसका हिस्ट्री, थोड़ा सा हिस्ट्री जानेंगे, प्लस जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में भी इसका हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा हम लोग बांग्लादेश के बारे में, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से अबाउट 700 बीसी के पहले की बात करें तो यहाँ पर हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों का प्रभाव मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। अभी के रिसेंटली बात करें तो यहाँ पे मुस्लिम की ज़्यादा है, लेकिन पहले यहाँ पे क्या था कि हिंदू और बौद्ध धर्म, दोनों धर्म के लोग यहाँ पे रहते थे। जब मतलब विभाजित नहीं हुआ था तब, इंडिया से जब ये अलग नहीं हुआ था तब। ठीक है, नॉर्थ में आज भी आर्कोलॉजिकल सोर्स पाया जाता है। जैसे कि हम आपको बता देते, आपको पता है कि ऊपर ये जो है, एक मिनट, ये जो है यहाँ पे, ये नॉर्थ, साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ जो नॉर्थ है, ये वाले जो एरिया है खासकर, यहाँ पे जो है ये आर्कोलॉजिकल सोर्स जैसे टेम्पल, ये सारे चीज़ यहाँ पे पाए जाते थे। ठीक है, आज भी पाए जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें हिस्ट्री की, थोड़ी सी जाने, तो यहाँ पे जब इंडिया 1947 में इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो लोग जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान सिर्फ दो पार्ट में विभाजित हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया दो नहीं, तीन पार्ट में विभाजित हुआ। एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक इंडिया, और तीसरा था ईस्ट पाकिस्तान, जो कि आज के टाइम में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, और वेस्ट पाकिस्तान जो कि रिसेंटली अभी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ओके, तो थोड़ा हिस्ट्री की बात करें यहाँ पे, तो 1970 में एक शेख की पार्टी जो कि ये बांग्लादेश में ही थी, उनकी जो काफ़ी अच्छे वोट्स के साथ उनकी जीत हासिल हुई थी। लेकिन जो 1971 का जो ये फेज़ था, जैसे कि जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, ये दोनों काफ़ी मतलब जियोग्राफिकल टच इसमें नहीं थे, क्योंकि ये काफ़ी इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे था, इतना ज़्यादा दूरी था कि ये यहाँ से शासन करना, वेस्ट पाकिस्तान जो कि वहाँ पे मेन जितने भी गवर्नमेंट थे वो वहीं पे था, उनका स्थापित था, तो वहाँ से यहाँ शासन करना थोड़ा सा मुश्किल होता था। लेकिन उसके से भी क्या हुआ कि जो यहाँ पे शेख की पार्टी थी उनकी जीत हासिल हुई, तो जो वेस्ट पाकिस्तान में जो वहाँ के जनरल यहा खान, उनको ये सारी चीज़ मंजूर नहीं थे, तो वो उन्होंने क्या किया, एक टिक्का खान को ऑर्डर दिया और कहा कि ये यहाँ पे आज के टाइम में जो बांग्लादेश है, उस टाइम में ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो ईस्ट पाकिस्तान पे वहाँ हमला, वो लोग यहाँ पे आके हमला बोल दिया, और बहुत ज़्यादा जो मतलब लोगों को बहुत बुरी तरीक़ा से मतलब मारा, बहुत गंदे तरीके से उसको कह सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे मारे गए, 3-4 लाख से ऊपर लोग मारे गए। और उसी टाइम में यहाँ के जितने भी लोग थे वो इंडिया के बॉर्डर से, मतलब वेस्ट बंगाल, ये सब असम की तरफ भागे, और लोग अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। तो जब गए तो उस टाइम में इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर थी, तो उन्होंने जब ये सब स्थिति देखा, तो उन्होंने फिर बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने भी अपने इंडियन आर्मी को वहाँ पे भेजा, और फिर काफ़ी युद्ध जंग छिड़ी, और काफ़ी कम टाइम कहने का मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं था, आई थिंक 12-13 दिन का ही शायद था। ठीक है, तो उतने टाइम में ये क्या हुआ कि ये युद्ध ख़त्म भी हो गई, और यहाँ पे बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बन के आज़ाद हो गया। सबसे एक मेन कारण क्या था यहाँ के लोगों को अपने एक स्वतंत्र देश के लिए, वो था कि जो यहाँ के लोग जो थे, वो लोग का जो बेसिक नीड था वो पूरा नहीं होता था। अब मान लीजिए खाने के लिए खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या फ़ायदा। अब एक बात और, जो यहाँ पे जूट की उत्पादन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती थी, जो आगे आप पढ़ेंगे, तो जूट के उत्पादन इतना ज़्यादा होने के बावजूद जो वेस्ट पाकिस्तान था वो उसको सेल तो करते थे, उसको बेचते थे, लेकिन उसका जो प्रॉफिट आता था वो उधर ही रह जाता था, यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता था। और यहाँ पे सब इतने कम लोगों होने के बावजूद, यहाँ का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने कम एरिया होने के बावजूद, कम लोग नहीं, कम एरिया होने के बावजूद यहाँ का जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है।
ठीक है। तो इसलिए लोगों के अंदर क्या हुआ कि एक आक्रोश पैदा हो गया, गुस्सा आ गया कि भाई ये इस रियली में ये तो गलत है ना, कि आप अगर वहाँ आपको पूरा राष्ट्र संभालना है तो आप इक्वलिटी रखिए, लेकिन इक्वलिटी था नहीं। और मेन रीज़न वहाँ था कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या यूज़ कर दिया गया, उर्दू को। उर्दू और पंजाबी नहीं, उर्दू जनरली था। तो उर्दू को अब यहाँ के लोग क्योंकि पहले से रह चुके थे, तो बंगाली लोग को बंगाली भाषा था, ये लोग को उर्दू उतना कंफर्टेबल था नहीं, आता नहीं था। तो ये लोग के लिए मुसीबत हो गया कि लोग अब कोई भी बात करते हैं तो उर्दू में, अब उर्दू तो पॉसिबल है नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आक्रोश पैदा हुआ, गुस्सा होने लगा, ठीक है। ये था इसके कुछ हिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग इसको मैं इरेज कर देती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। अब हम आगे देखें तो अब है ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ बांग्लादेश। क्या है? ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ बांग्लादेश। 1 मिनट, मैं इसको रोटेट कर देती हूँ। हाँ, थोड़ा सा आपको एक और चीज़ बता दें, जैसे ये देखिए, ये गंगा रिवर है जो कि हमारे वेस्ट बंगाल से ये आ रही है, और ये ब्रह्मपुत्र रिवर जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो जमुना रिवर के नाम से जानती है। क्या? जमुना। और जो गंगा रिवर जब बांग्लादेश में इंटर करती है तो पद्मा रिवर के नाम से जानती है। ये इसका ढाका कैपिटल है, ठीक है। और यहाँ पे एक मेघना नदी भी क्रॉस करिए, जो ये यहाँ से ब्रह्मपुत्र और यहाँ से गंगा मिलकर एक लंबी नदी यहाँ पे, मतलब पूरे बांग्लादेश का जो लंबा एक नदी है वो है मेघना नदी, ठीक है। वो बना रहे और यहाँ पे कुछ डेल्टा फॉर्म कर रहे हैं। और इसको ये वाले जो पार्ट है, 1 मिनट, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग जनरली, खासकर ये वाला एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं लैंड ऑफ डेड एंड डाइंग रिवर, क्योंकि ये सारे जो इसको यहाँ पे ही सारे रिवर्स आके मिलते हैं, तो इसी को हम लोग लैंड ऑफ डेड एंड डाइंग रिवर्स कहते हैं, ठीक है। इसको इरेज तो कर दे। अब हम लोग जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। ईस्ट पाकिस्तान, which had been part of Pakistan for almost 25 years, registered its independent existence on the world political stage in the name of Bangladesh on 17 December 1971 after breaking ties with Pakistan and sacrificing in its innumerable inhabitants। कहने का मतलब यह है, लगभग 25 वर्षों तक पाकिस्तान के हिस्से के रूप में रहने वाला पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज के टाइम में बांग्लादेश है, ठीक है, 17 दिसंबर 1971 ईस्वी में पाकिस्तान के साथ नाता तोड़कर अपने असंख्य निवासियों की कुर्बानी देने के बाद बांग्लादेश के नाम से अपना स्वतंत्र अस्तित्व विश्व राजनीतिक मंच पर दर्ज कराया, ठीक है। मतलब कहना यही है कि लगभग जो 25 साल से तो वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, तो अब उसको सब हटा के, मतलब वो काफ़ी लोग असंख्य निवासियों का कुर्बानी देने के बाद ये अपना जो देश है उसको एक अलग स्वतंत्र करा के इन्होंने अपना एक देश बनाया, ठीक है। उसके बाद से क्या लिखा है, इंडिया हैड कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू मेक इट टू दी पॉइंट। इसे इस मकाम तक पहुंचाने में सर्वाधिक योगदान किसका था? भारत का था। सबसे ज़्यादा योगदान था तो वो है भारत का, ठीक है। उसके although it exists separately from the political point of view, but land can be considered as a part of India political। हालांकि देखो, राजनीतिक दृष्टि से यह अलग अस्तित्व रखता है, किंतु भू राजनीतिक दृष्टि से यह भारत का अंग माना जा सकता है, ठीक है। मतलब भू राजनीतिक के हिसाब से देखें तो ये भारत का ही अंग माना जाता है, ओके। उसके बाद से क्या है, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट in this country, it has been proved that high geographical condition exist for human settlement। देखो, धर्म और जाति के आधार पर बटे इस देश ने यह साबित कर दिखाया, मतलब धर्म और जाति पे तो बटा ही था ना पहले ये, तो ये देश ने साबित कर दिखाया कि मानव बसाव के लिए उच्च भौगोलिक परिस्थितियाँ
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब जोग्राफी हाई जोग्राफिकल कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जोग्राफी जैसा कंडीशन मतलब जैसा आपका वहाँ आसपास का इन्वायरमेंट होगा, जैसा आपका भौगोलिक परिस्थितियाँ होगा, वैसा आपका ह्यूमन सेटलमेंट होगा। ह्यूमन सेटलमेंट पूरी तरह से डिपेंड करता है वहाँ के जोग्राफिक कंडीशन पे, ठीक है। तो ये थोड़ा था इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखें जोग्राफिकल कंडीशन क्या क्या है, तो हम लोग किस किस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे, एक मिनट, आज हम लोग पढ़ेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंट, ठीक है, लैंड फॉर्म्स, फिजिकल फॉर्म, ड्रेनेज सिस्टम, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, और क्या है, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन और मिनरल्स, ठीक है। ये सारे चीज़ को हम लोग जोग्राफिकल कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एक मिनट, अब इसको हटा तो दूँ। ठीक है, अब आया लोकेशन एंड एक्सटेंट के बारे में जान लेते हैं कि क्या है लोकेशन। चलो, सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द बे ऑफ बंगाल, बांग्लादेश सराउंडेड बाय द इंडियन बॉर्डर ऑन 3 साइड। मैंने पहले ही बताया था कि जो बांग्लादेश है ये इंडिया से वो क्या 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर, मतलब बे ऑफ बंगाल के जस्ट ऊपर, उसके टॉप पे सिचुएटेड है, ठीक है, बांग्लादेश। Its border with Assam and West Bengal is purely humanitarian work. तो ये आप देखो, असम और पश्चिम बंगाल के साथ इसकी सीमा पूर्ण रूपेण मानवीय कृति है, ठीक है। द टोटल एरिया ऑफ दिस इज़ 1.44 लाख स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसका कुल क्षेत्रफल देखें, टोटल एरिया की बात करें तो वो कितना था, 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इट्स लैटिट्यूडनल range is from 19 degree 55 minute northern latitude to 27 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। देखो, इसका जो लैटिट्यूड है, मतलब अक्षांशीय विस्तार जो है, वो 19 डिग्री 55 मिनट नॉर्थ से लैटिट्यूड से उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, ठीक है। समझ में आया। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन इज फ्रॉम 85 डिग्री ईस्ट टू 92 डिग्री 56 मिनट ईस्ट। देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार मतलब इसका जो लॉन्गिट्यूड लाइन जो है वो 85 डिग्री ईस्ट टू 92 डिग्री 56 ईस्ट तक है, ठीक है। फिर द लॉन्गिट्यूड लाइन ऑफ 89 डिग्री पासेस थ्रू द सेंटर 89 डिग्री का देशांतर रेखा इसके बीचों बीच गुजरती है, ठीक है। उसके क्या, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है देश के मध्य भाग से गुजरती है। कहाँ से, मध्य भाग से। अब हम लोग लैंडफॉर्म्स के बारे में जान लें। द स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ बांग्लादेश आर नॉट पार्टिकुलरली एट्रैक्टिव। इसका जो संरचनात्मक विशेषता जो है, मतलब इसका जो स्ट्रक्चर फीचर है वो कुछ ज़्यादा आकर्षण युक्त नहीं है, मतलब काफ़ी उतना वंडरफुल नहीं है, ठीक है। 95% ऑफ दिस कंट्री इज़ फॉर्म ईओसीन पीरियड टू ओलिगोसीन पीरियड। देश का 95% भाग ईओसीन काल से लेकर ओलिगोसीन काल के बीच बना हुआ है, ठीक है। इन सब पार्ट्स लाइक द फार ईस्ट एंड साउथ ईस्ट पार्ट टाइप ऑफ सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड ब्रेसिया गेट्स अ डिपॉजिट। इसके कुछ भागों जैसे सुदूर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व भाग में बालू, पत्थर, चूना पत्थर तथा ब्रेसिया का डिपोजिशन मिलता है, ठीक है। जबकि वाइल ऑल दी अदर पार्ट्स ऑफ टर्सरी पीरियड कोप सॉइल इज़ कवर्ड विथ क्ले डिपॉजिट। जबकि अन्य सभी भाग टर्सरी काल के कॉप मिट्टी के निक्षेप से डिपॉजिट है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा लैंड फॉर्म्स के बारे में। अब हम लोग आओ फिजिकल फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेरेन ऑलमोस्ट ऑल द बांग्लादेश इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोटोनियस लैंडस्केप। अगर उच्चावचीय दृष्टिकोण से लगभग समस्त बांग्लादेश एक मोनोटोनियस लैंडस्केप का उदाहरण है, ठीक है। अगर देखें उच्चावचीय दृष्टिकोण से तो लगभग बांग्लादेश किसका एग्जाम्पल हो गया, मोनोटोनियस लैंडस्केप का, ठीक है। फिर क्या, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द ओलिवियल सॉइल ब्राउड बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज।
उसके बाद से देखो, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इन्हीं के सहायक नदियों द्वारा लाए गए अलुवियल सॉइल से यह निर्मित है। मतलब कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र और जो उनकी ट्रिब्यूटरीज है, जो उनकी ब्रांचेज हैं, तो उन्हीं के थ्रू लाया गया जो मिट्टी है वो क्या है, एलुवियल सॉइल, वही वहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्म किया हुआ है। मतलब वहीं पे वो पूरा अच्छे से फॉर्म करके वहाँ पे एक मिट्टी वाले एरिया का निर्माण हो चुका है। मतलब काफ़ी अच्छा लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। द स्लोप ऑफ दिस कंट्री इज़ फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विच इज़ सीन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द रिवर्स मूविंग एट अ स्लो स्पीड। इस देश का अगर ढाल देखो, मतलब स्लोप देखो, तो उत्तर पश्चिम, उत्तर किधर हुआ, ऊपर, और पश्चिम हो गया इस साइड। मतलब जहाँ उत्तर पश्चिम, रुको मैप पे दिखाते हैं यहाँ से, एक मिनट वेट कर लो, एक मिनट। देखो, ये हो गया नॉर्थ, नॉर्थ पार्ट है ना, तो ये जो नॉर्थ है, तो ये हो गया उत्तर, और ये इधर क्या है, ऊंचा पार्ट है, मतलब इधर से ऐसे जा रहा है, ठीक है। स्लोप किधर बन रहा है, इधर से इधर, याद रखना। तभी तो सारी नदियाँ जो भी है वो क्या है, ऊंचे से नीचे की तरफ आती हैं। तो ये भी इधर से आ रहा है, ये भी इधर से, इसका मतलब क्या है, ये जो पार्ट है ये क्या है, पूरा उठा हुआ पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये निचला पार्ट है, ठीक है। इसलिए सारी नदियाँ है वो इधर से इधर फ्लो करती हैं। ओके, समझ में आ गया। इसको एक मिनट को हटा देते हैं। अब रुको, हम कहाँ पे थे, एक मिनट, लैंडफॉर्म्स पे ही ना थे, नहीं लैंडफॉर्म्स हो गया, तो फिजिकल फॉर्म पे थे। ये रहा, द स्लोप ऑफ दिस कंट्री इज फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो वही कह रहा है कि इस देश का जो ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण की ओर है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद से क्या है, जिसका जो, हाँ एक मिनट, यहाँ तो छूट ही गया। फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द रिवर मूविंग एट अ स्लो रेट, जहाँ पे जिसका जो आवाज़ देखे तो वो क्या है, स्लो गति से उसकी जो नदी है वो उसी दिशा की तरफ चलती है। मतलब ऊपर में वो उसका दिशा स्लो रहता है और ऊपर से वो नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी से आती है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल द ब्रॉडली डिपार्टमेंट कैन फ्लोइंग। अगर इसके भौतिक आधार पर अगर देखा जाए तो बहुत सारे इसका विभाग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले विभाग का नाम है, देखो, चिटगोंग एंड सिलहट हिल्स एंड रिलेशन कैटेगरीज। दूसरा हो गया माउंटेनियस एरिया। तीसरा हो गया न्यू एलुवियल प्लेन। चौथा हो गया एंशिएंट एलुवियल प्लेन। इसी में एलुवियल प्लेन में ही ना तुमको न्यू, एंशिएंट और वेरी न्यू आता है। और फिर हो गया मार्शलैंड और मोरफोर्ड फॉरेस्ट एरिया। तो ये दोनों के बारे में कुछ खास नहीं है, इसलिए उतना नहीं कवर किए, लेकिन ये दोनों जो है, जो कि चिटगोंग और सिलहट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। सिलहट हैज़ एन एलिवेशन ऑफ मोर दैन 300 मीटर। देखो, सिलहट में समुद्र तत्व से, मतलब सी लेवल क्या, समुद्र तत्व से 300 मीटर से अधिक ऊंचाई मिलते हैं। मतलब सिलहट जो है ना वो समुद्र तत्व से कितने ऊंची है, 300 मीटर, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द हिल रेंजेज आर ओनली 90 to 165 मीटर हाई। लेकिन अधिकांश जो पहाड़ी श्रेणी है वो 90 से 165 मीटर तक ही ऊंचे हैं। ओके, द कर्णफुली रिवर डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। इसलिए जो कर्णफुली नदी है इसे 2 भागों में विभाजित करती है। ओके, फेनू, संगम, मातामुहर रिवर्स एंड अदर मेजर रिवर्स इज हियर। यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है, जैसे फेनू हो गया, संगू हो गया, मातामुहर रिवर, ये सब बहुत तरह के बहुत सारे रिवर्स है, ठीक है। इन एडिशन टू सोगान फॉरेस्ट एंड टी, बैम्बू ट्री इज ऑल्सो ग्रो ऑन दिस स्लोप। अगर देखो तो ढालों पर सोगान वन तथा चाय के अतिरिक्त बांस भी उगता है। मतलब चाय और क्या, बांस और सोगान वन, ये सब क्या है, सागौन, ठीक है, सागौन वन, ये सब जो है, ये सारे ये जो पेड़ है, ये सारे चीज़ वो स्लोप पे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब हम लोग माउंटेनियस रीजन के बारे में जानते हैं। लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द चिटगोंग हिल रीजन, द एरिया इज कॉल्ड टिपरा सरफेस और ग्राउंड। अगर चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र के उत्तरी पूर्व स्थित इस क्षेत्र को टिपरा धरातल कहा जाता है। क्या, टिपरा धरातल, ठीक है।
Despite the relatively high ground here, Meghna, Gumti and deep Feni rivers are the spread of the flood water. अगर अपेक्षाकृत से अगर माने तो उच्च धरातल होने के बावजूद यहाँ मेघना, गोमती और निचली फेनी नदियों का बाढ़ का पानी फैलता है। ठीक है, समझ में आ गया कि ये सब नदी होने के कारण यहाँ पे बाढ़ काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए मानसून के टाइम में यहाँ पे बहुत खतरा भी होता है और इसके कारण काफ़ी लोग मारे भी जाते हैं। चलो ठीक है, अब हम लोग एलुवियल मैदान के बारे में पढ़ते हैं, जलोढ़ मैदान। ठीक है, दिस टाइप ऑफ टेरेन ओनली कवर द मैक्सिमम एरियाज ऑफ बांग्लादेश। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब डिवीज़न। ठीक है, तो हम लोग जलोढ़ मैदान के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के भूभाग ही बांग्लादेश के अधिकांश क्षेत्र को घेरे हुए हैं। यह 3 सब डिवीज़न है ना, तो वो विभाग में बटा हुआ है। कौन कौन? न्यू एलुवियल प्लेन, एंशिएंट और वेरी न्यू। ठीक है, ये सब हम पहले बताए हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ मैदान, प्राचीन जलोढ़ मैदान, अति नवीन जलोढ़ मैदान। ठीक है, दलदली क्षेत्र को हम मार्शलैंड भी बोलते हैं और मौजपूर जंगल क्षेत्र, ये तो हो ही गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं के बारे में, आखिर बांग्लादेश का क्लाइमेट कैसा है। ओके, तो दी कंट्री इज़ अ वेरी वेट पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, यह देश भारतीय उपमहाद्वीप का अत्याद्र भाग है। ठीक है, मतलब काफ़ी यहाँ पे बारिश होती रहती है, वेट पार्ट है। ठीक है, एलिमेंट सच एज पोजिशन एडजेंट टू द सी एंड द मिडल ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द डिफरेंट क्लाइमेट। ठीक है, समुद्र से सटी स्थिति एवं कर्क रेखा का बीचों बीच गुजरना जैसे तत्व इसे अलग जलवायु प्रदान करते हैं। ठीक है, मतलब कि इसका यहाँ का जो कह सकते हैं कि समुद्र के सटे हैं ना एकदम, और यहाँ से कर्क रेखा भी बीच में से गुजरता है, तो इससे क्या हो रहा है कि यहाँ का जलवायु एकदम अलग है। यहाँ का एलिमेंट के कारण यहाँ पे जलवायु एकदम डिफरेंट होता है। ओके, वही लिखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द डिफरेंट क्लाइमेट। द एवरेज एनुअल रेनफॉल इंक्रीजेड फ्रॉम 150 सेंटीमीटर टू 500 सेंटीमीटर इन द ईस्ट सेलहट रीजन। अगर देखो औसत एवरेज है ना, औसत वार्षिक वर्षा जो 150 सेंटीमीटर से बढ़ते बढ़ते पूर्व के सिलहट क्षेत्र में 500 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। इन विंटर द टेम्परेचर इज़ वेरी टेंडर एक्सेप्ट इन द नॉर्दर्न पार्ट। ठीक है, जाड़े में इसका तापमान उत्तरी भाग को छोड़ के फिर क्या है, दी टेम्परेचर इज विंटर इज 18 डिग्री सेल्सियस वाइल इन जुलाई इट इज़ अप टू 40 डिग्री। देखो, जाड़े में तापमान इसका 18 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जुलाई में 40 डिग्री तक पहुंच जाती है। ओके, ध्यान रखना, ये सब चीज़ है जो कि पूछा जा सकता है। एनीवे, आगे देखते हैं, क्या नहीं ड्रैग हो रहा है। फिर कहा, द एनुअल टेम्परेचर इज अराउंड 15 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल डिक्रीजेड फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। देखो, इसका जो वार्षिक तापांतर है, वार्षिक जो इसका टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। ओके, इसका वर्षा दक्षिण पूर्व, मतलब क्या है, एक मिनट, यहाँ साउथ ईस्ट है ना, हाँ, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, मतलब दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती जाती है। जो बारिश जो होती है ना, वो साउथ ईस्ट की तरफ, वो साउथ नीचे और ईस्ट, मतलब जब नीचे से ऊपर की तरफ वो जा रहा है, और खासकर वेस्ट की तरफ, वेस्ट नॉर्थ की तरफ जब वो जा रहा है, तो वहाँ पे बारिश जो हो रहा है वो घट रहा है। नीचे बारिश है मानसून, ये तो हम लोग भी जानते हैं कि जिधर समुद्र है उधर ही ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो 3/4 ऑफ रेन इज रिसीव्ड इन जून टू अक्टूबर। वर्षा का 3/4 भाग जून अक्टूबर में प्राप्त होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश जून से अक्टूबर के बीच में होता है, 3/4 भाग होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े वेजिटेशन, क्या वेजिटेशन, वनस्पति के बारे में। ओके, द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल ऑन द वेजिटेशन क्लियरली रिफ्लेक्टेड। अगर वनस्पति का बात करें तो वनस्पति पर वर्षा का प्रभाव जो होता है स्पष्ट दिखाई देता है, मतलब रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि जहाँ पे बारिश होगा वहाँ का वेजिटेशन काफ़ी अच्छा होता है। ओके, मैनग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन द साउदर्न पार्ट एंड द स्पेसीज ऑफ वेट ट्रॉपिकल वेजिटेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड साउथ ईस्ट। देखो, यहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। मैनग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जानते हो ना, इसके रूट्स अपरूटेड होते हैं, मतलब ऊपर में होता है, मिट्टी के अंदर नहीं होते हैं। तो वो यहाँ पे साउदर्न पार्ट में ज़्यादा मैनग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है, और इसी के ट्रॉपिकल वेजिटेशन, वेट ट्रॉपिकल वेजिटेशन का जो प्रजाति है, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न और साउथ ईस्ट में पाया जाता है। ठीक है, दी फॉरेस्ट इज स्प्रेड ओवर 50% ऑफ इट्स एरिया। देखो, इसके 15% भाग पर ही जंगल फैला है। इसके टोटल एरिया से अगर देखें तो 15% भाग पर क्या है, जंगल है। ठीक है,
the expansion of the bamboo and meadow is more from which पेपर इज़ मेड। अगर देखो तो बांस और घास के मैदान का विस्तार यहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कागज़ बनाया जाता है, पता है ना, बैम्बू से पेपर बनता है। अब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश कॉल द कंट्री ऑफ द रिवर, हम पहले ही बोले कि बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, मतलब कंट्री ऑफ रिवर, ठीक है। द रिवर्स गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर हेयर विच हैज़ मेनी ब्रांच एंड ब्रांचेज। देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र यहाँ की नदियाँ हैं जिसकी अनेक शाखा प्रशाखा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। लो स्लोप ड्यू टू एक्सेस रेनफॉल एंड डेल्टा पोर्शंस, लार्ज पार्ट ऑफ दिस कंट्री इज अफेक्टेड बाय द फ्लड एवरी ईयर। देखो क्या होता है कि मन ढाल होने के कारण, मतलब लो स्लोप है, मन ढाल है, वर्षा की अधिक होने के कारण और डेल्टाई भाग होने के कारण क्या होता है, इस देश का बड़ा हिस्सा प्रतिवर्ष बाढ़ की जो विभीषिका से प्रभावित होती है। मतलब यहाँ पे हर साल बाढ़ से काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता ही है। रिवर रिप्रेजेंट द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर फ्लो सिस्टम, नदियाँ जो है यहाँ के वृत्तकार प्रवाह प्रणाली का उदाहरण प्रस्तुत करती है, ठीक है। उसके बाद देखो सॉइल के बारे में जान लें, मिट्टी के बारे में। अब यहाँ की मिट्टी कैसी है, तो एक मिनट। Most of Bangladesh is formed by the deposit of alluvial soil brought by rivers। तुमको पता है बांग्लादेश के अधिकांश हिस्से का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से हुआ है, ठीक है, डिपोजिशन से हुआ है। कॉप सॉइल इज द प्रीडोमिनेंस ऑफ सॉइल इन विच द अमाउंट ऑफ लाइम इज मोर देन 80%। कॉप मिट्टी की प्रधानता है जिसमें चूना की मात्रा 80% से अधिक है, ठीक है। मतलब कॉप मिट्टी वहाँ पे पाया जाता है जो कि जिसमें चूना जो है ना वो 80% से ज़्यादा होता है। फिर क्या है, एक मिनट। स्वैम्पी सॉइल्स आर फाउंड इन दी साउथ एंड लैटेराइट सॉइल इन द साउथ ईस्ट। दक्षिण में दलदली मिट्टी, पूर्व, ठीक है, एवं दक्षिण पूर्व में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। देखो दक्षिण में क्या होता है कि दलदली मतलब स्वैम्पी सॉइल पाया जाता है दक्षिण में, मतलब साउथ के, और साउथ ईस्ट, ठीक है, क्या दक्षिणी पूर्व में क्या होता है कि लैटेराइट सॉइल पाया जाता है। ओके, अब हम लोग एग्रीकल्चर पे आ गए। अब हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। 80% ऑफ द एग्रीकल्चर ओरिएंटेड बांग्लादेश पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। देखो कृषि प्रधान बांग्लादेश का 80% जनता कृषि कार्य में संलग्न है। मतलब इसमें जो है बांग्लादेश का जो लोग है वो 80% वो किस में है, एग्रीकल्चर में है, ठीक है। The size of the land holding is getting smaller due to increasing population day by day। देखो क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक है, और जब जनसंख्या बढ़ेगा तो ऐसा थोड़ा ना कि एरिया भी बढ़ रहा है, एरिया तो उतना ही है, भूमि तो उतना ही है, तो भूमि एक तरह से क्या हो रहा है, छोटा होते जा रहा है। ऐसे पता है भूमि छोटा नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है भूमि क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, वो वही रुक गया है। मतलब साइज, लैंड का साइज उतना ही है लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है। ओके, हियर 67% ऑफ द एरिया कैन बी कल्टिवेटेड ऑफ विच 60% इज स्टिल बीइंग कल्टिवेटेड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ का 67% भाग पर खेती की जा सकती है, ठीक है, तो जान रहे हो कि 67% है खेती की जा सकती है, लेकिन उसमें से 60% पर ही खेती की जा रही है। मतलब 67% ऐसा लैंड है कि जहाँ पे खेती हो रहा है, लेकिन उसमें से सिर्फ 60% ही भाग ज़मीन पर तुमको खेती हो रही है अभी के टाइम में। ओके, चलो आगे क्या है। द क्लाइमेट ऑफ बांग्लादेश इज़ वेरी फेवरेबल फॉर वार्म एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स। देखो बांग्लादेश की जलवायु जो है ना उस एवं उपोषण फसल के लिए अत्यंत अनुकूल है। मतलब जो वार्म और सब ट्रॉपिकल क्रॉप जो है उसके लिए यहाँ का जो जलवायु है ये एकदम बेस्ट है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। यहाँ एक मिनट, राइस, शुगर कैन, टी एंड मेज कैन बी कल्टिवेटेड हियर, ठीक है। देखो यहाँ पे जो चावल, गन्ना और चाय और मक्का की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है, मतलब खेती की जाती है यहाँ पे, ठीक है। बट हेयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर 2 क्रॉप्स, राइस एंड जूट। लेकिन परंतु यहाँ पे 2 फसल का महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब यहाँ पे 2 फसल है, वो है चावल और जूट। बताया था ना स्टार्टिंग में जूट के बारे में कि यहाँ सबसे ज़्यादा जूट होता है, तो इसके लिए वहाँ पे
पूरा बेचा जाता था, लेकिन उसका वहाँ पे क्या कहते हैं, उसका बांग्लादेश के लोगों को, उस टाइम के लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चावल और जूट की खेती यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, बोथ ऑफ दिस क्रॉप्स आर ऑलवेज रनिंग पर एडवांस। देखो क्या होता है ना कि ये दोनों फसल इतना ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण है कि ये दोनों का मतलब ये कंटिन्यू हो मतलब चलते रहता है, इसका एक्सपोर्ट होना मतलब इम्पोर्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, समझ लो कि ये दोनों क्रॉप्स है, ये हमेशा रनिंग होते रहता है, मतलब बाहर आते जाते रहता है। About 83% of the arable land including maize is covered under food grain। देखो इसका 83% है जो कि arable land पे जो कि मेज़ की खेती की जाती है। The location of sugar cane and jute is important in non-food क्रॉप। और जो शुगर केन और जूट है ये क्या है, ये नॉन फूड क्रॉप के अंतर्गत आता है, ये भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 45% ऑफ द कंट्री इज़ कवर्ड अंडर राइस। इसका देखो ये क्या बोलते हैं, चावल के अंतर्गत देश का 45%, ठीक है, कितना 45% भाग लगा हुआ है, या कह सकते हैं 45% इसका जो भाग है ना वो किस पे खेती होती है, चावल की होती है। ओके, तो दी राइस हार्वेस्ट आर डन हियर इन 1 ईयर। देखो यहाँ चावल की 3 उपज एक वर्ष में ही की जाती है, मतलब यहाँ पे 3 बार एक ही साल में 3 बार यहाँ पे हार्वेस्टिंग किया जाता है। ओके, ड्यू टू इट्स इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ जूट इट हैज़ मेड इट्स मार्क इन द वर्ल्ड। देखो जूट के उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखने के कारण यह विश्व में अपनी पहचान बनाए हुए है, मतलब विश्व में इसका एक अपना पहचान है। इट रैंक्स 3rd इन जूट प्रोडक्शन। जूट उत्पादन में इसका जो रैंक है वो कितना है, 3rd है, कितना 3rd रैंक है। ठीक है, अब एक मिनट, 3rd नहीं है 2nd रैंक है। ओके, चलो इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन देख लेते हैं, सिंचाई के बारे में। विथ एन एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 150 सेंटीमीटर द इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन इज लेस फॉर बांग्लादेश दैन दी अदर मानसून कंट्री। देखो औसत वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होने से सिंचाई अन्य मानसूनी देशों की अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, देखो जो यहाँ का जो एनुअल रेनफॉल जो होता है ना एवरेज, उसका यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन इज लेस फॉर बांग्लादेश दैन मानसून। मानसून में क्या होता है, अदर कंट्री में मानसून से यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है। सिंचाई का महत्व बांग्लादेश के लिए अन्य मानसूनी देशों से अपेक्षा कम है। ठीक है, बट इरिगेशन इज बीइंग डन ऑन अ लार्ज स्केल टू रन द एग्रीकल्चर वर्क स्मूथली। लेकिन कृषि कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिंचाई की व्यवस्था बड़े पैमाने पर की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे ओके, उसके बाद से गंगा, गोमतक, ठीक है, और एंड टिस्टा आर द मेजर प्रोजेक्ट हेयर। यहाँ पे गंगा, ठीक है, गोबाडाक परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, एक मिनट हम नीचे वाला लाइन लग रहा है बोल दिया। गंगा, गोमतक एंड टिस्टा आर द मेजर प्रोजेक्ट हियर। तो यहाँ गंगा, गोमतक तथा तीस्ता यहाँ के प्रमुख परियोजना है। ओके, अंडर द गंगा गोमतक प्रोजेक्ट गंगा वाटर इज सप्लाइड बाय द कैनाल फ्रॉम द भेरमोडा प्लेस, ठीक है, नियर डार्डिन रेल ब्रिज टू मोरीबंद डेल्टा इन द साउथ एंड इन द खरी डेल्टा रीजन एंड सुंदरवन रीजन फॉर वेरियस यूजेज। देखो क्या है कि गंगा गोमतक परियोजना के अंतर्गत डार्डिंग रेल ब्रिज के समीप भेरामोड़ा स्थान से गंगा के, ठीक है, गंगा के पानी को नहर प्रणाली द्वारा दक्षिण में मोरीबंद डेल्टा को तथा खारे डेल्टा क्षेत्र एवं सुंदरबन क्षेत्र में स्वच्छ जल की आपूर्ति विभिन्न उपयोग के लिए की जाती है। ओके, यहाँ पे जो ये जो प्रोजेक्ट है ना, गंगा वाटर सप्लाई की जाता है कैनाल के थ्रू, कहाँ से कहाँ तक जाता है, डार्जिलिंग जो क्या डार्डिन रेल ब्रिज के जो नज़दीक भेरामोड़ा प्लेस वहाँ से लेके मोरीबंद डेल्टा इन द साउथ एंड फिर कहाँ से खरे डेल्टा रीजन और सुंदरबन रीजन, ठीक है, फॉर वेरियस यूजेज। ठीक है, फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन इज डन फ्रॉम एलिफेंट बंध, ठीक है, एक मिनट, एलिफेंट बंध डैम ऑन तीस्ता। देखो क्या होता है कि यहाँ पे
रास्ता पर हाथी बंधा बांध से बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई किया जाता है। ठीक है, ये बांध का नाम है। अबाउट 36% ऑफ द प्लेस इरिगेशन इज डन थ्रू कैनाल, रेहरत एंड पॉन्ड। देखो, यहाँ के लगभग 36% भाग पर नहर, रेहट तथा तालाब से सिंचाई की जाती है। ओके, बैम्बू राफ्टिंग ट्रेंड इज इनफ हियर। यहाँ पे बांस बोटिंग का प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, इरिगेशन इज डन मेनली ऑफ शुगर केन, व्हीट एंड पैडी। देखो, सिंचाई अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से गन्ना, गेहूँ तथा धान की जाती है यहाँ पे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। ओके, पॉपुलेशन इज़ द वर्ल्ड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर जावा आइसलैंड। देखो, जावा द्वीप के बाद संसार का सबसे घना जनसंख्या बांग्लादेश है। बताए थे ना, यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, इन 1993 द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री वाज एस्टिमेटेड टू बी क्लोज टू 120 मिलियन। ठीक है, देश की जनसंख्या 1993 में अनुमानतम 12 करोड़ के नज़दीक था। ठीक है, 12 करोड़ के नज़दीक, 120 मिलियन के करीब था। ओके, एंड हियर देयर इज़ अ डेंसिटी ऑफ मोर देन 850 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, और यह 850 व्यक्ति से भी अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति घनत्व था। मतलब देखो, यहाँ का जो डेंसिटी है ना, वो 850 लोगों से ज़्यादा, मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर इससे भी ज़्यादा लोगों का डेंसिटी पाया जाता है। ओके, दिस कंट्री इज़ ओनली 0.12% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। देखो, जबकि अगर देखा जाए तो विश्व में कुल क्षेत्रफल का 0.12% ही यह देश है, भाग है। मतलब कि यहाँ पे कुल क्षेत्रफल का कितना है, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.12 भाग ही यह देश है। ठीक है, विश्व का मतलब इतना कम होने के बावजूद, मतलब देश अगर पूरे दुनिया से मेज़र किया जाए तो मात्र 0.12 है, और इसका जनसंख्या मतलब पूरे संसार का मतलब इतना ज़्यादा है जवाद्वीप के बाद। ठीक है, करेंटली द पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 2019, वर्तमान में बांग्लादेश की जनसंख्या वर्ल्ड बैंक 2019 के अनुसार 16.3 करोड़ है, मतलब अभी के टाइम में। तो देखो, यहाँ का अगर बात करें पॉपुलेशन ऑफ बांग्लादेश का जो है, वो अभी के टाइम में मतलब 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से बताया तो 163 मिलियन के करीब है। ओके, चलो अब आगे पढ़ते हैं। ढाका कोमिला रीजन इज द एक्सट्रीमली डेंस एंड द लोएस्ट, मतलब 325 इन द चितगोंग हिली रेंज। देखो, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या पता है कहाँ पे है, ढाका और कोमिला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। लेकिन सबसे कम कितना, 325 जो है वो तुमको चिटगांव पहाड़ी क्षेत्र में है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ हिली एरिया है ना, तो वहाँ पे थोड़ा कम है। लेकिन सबसे ज़्यादा ढाका कोमिला एरिया में बहुत ज़्यादा है। ओके, द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ डिक्रीज्ड एज ढाका इज़ कंसिडर्ड टू बी सेंटर एंड मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन। देखो, ढाका को केंद्र मानकर ही, मतलब सेंटर मानकर ही सभी दिशाओं में बढ़ने पर जनसंख्या का घनत्व घट गया है, मतलब घटता गया। कहने का मतलब ना कि ढाका तुमको दिखाया कि वहाँ पे बीच में था, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ का जो सेंटर है, ठीक है, वहाँ का जो सेंटर है वो ढाका, वहाँ से जो चारों ऑल डायरेक्शन में अगर तुम जाओगे ना, तो वो तुमको क्या होगा, कितना मिलेगा, उसके चारों डायरेक्शन जाने पे डेंसिटी जो है वो कम होते जा रहा है। ओके, फिर कहा गया द फार नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री, द फार नॉर्थ वेस्ट एंड द स्वैम्पी पार्ट ऑफ द फार साउथ एंड द एरिया ऑफ द फार साउथ ईस्ट आर द लोएस्ट डेंसिटी। देखो, देश के सुदूर उत्तरी पूर्व, सुदूर उत्तरी पश्चिम, ठीक है, का नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, सुदूर दक्षिण का दलदलीय भाग तथा सुदूर दक्षिण पूर्व का क्षेत्र सबसे कम घनत्व का है। मतलब जो एरिया अभी बताया ना, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, स्वैम्पी पार्ट ऑफ द साउथ पार्ट, ये सारे जो एरिया है वहाँ पे कम डेंसिटी पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से क्या है, ड्यू टू सच ए लार्ज पॉपुलेशन मेनी प्रॉब्लम्स सच एज पॉवर्टी, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो ड्यू टू सच अ लार्ज पॉपुलेशन मेनी प्रॉब्लम्स सच एज puberty, literacy, low living standard, malnutrition, etc. is Bangladesh are the result of this huge population. ठीक है, क्या हुआ था कि बांग्लादेश में देखो इतना
बड़ा विशाल जनसंख्या के कारण बांग्लादेश में क्या हुआ था, गरीबी, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, ठीक है, कुपोषण आदि अनेक अनेक समस्याएं इसी भीषण जनसंख्या का परिणाम। इतना ज़्यादा वहाँ पे गरीबी था, इलिटरेसी था, ठीक है, मतलब लोग बीमारी से भी, कुपोषण से परेशान थे। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था, इस वजह से। ओके, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट आर, ठीक है, इंडिकेटिव ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। देखो, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर विकास की प्रथम अवस्था का सूचक है, ठीक है। Muslim constitute 80% of the country's population and the remaining primitive tribes belong to Hindu, Christian, etc. देखो, देश की जनसंख्या का 80% भाग मुस्लिम तथा शेष आदिम जनजाति, हिंदू, ईसाई आदि का है, ठीक है। अब आगे देखो, इन अ कंट्री विथ 163 मिलियन पॉपुलेशन द रेल रूट इज 2910 किलोमीटर, द रोडवे इज 6825 किलोमीटर एंड द वाटरवे इज 8090 किलोमीटर। देखो, 16.3 करोड़ जनसंख्या वाले देश में रेल मार्ग कितना है, 2910, सड़क मार्ग जो है वो 825, और जो जल मार्ग है वो 8090 किलोमीटर है। इससे देखो, इट इज़ क्लियर डैट वाटरवे इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इससे ये स्पष्ट तो क्लियर हो चुका है कि यातायात के साधन में जल मार्ग का महत्व सबसे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, वाटरवे का किलोमीटर है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग यूज़ किसका करते हैं, वाटरवे का, ठीक है। The main reason for this is the number of river here। देखो, इसका प्रमुख कारण क्या है, यहाँ की नदियों की संख्या, मतलब यहाँ पे इतना ज़्यादा नदी है कि लोग भी क्या है कि रिवर्स का, ये वाटरवे का ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन ड्यू टू बीइंग अ पार्ट ऑफ द प्लेन्स, बोट्स कैन बी इजीली ऑपरेटेड हेयर। देखो, फिर मैदानी भाग होने के कारण यहाँ पे नौका आसानी से चलाया जा सकता है, ठीक है। बोट्स, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से बोट्स को हम लोग इजीली कैरी कर सकते हैं। इन द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बोट्स रन स्मूथली थ्रू आउट द ईयर। ब्रह्मपुत्र, देखो, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के कारण यहाँ पे नावें जो है, बोट्स है, वो आसानी से चलाए जा सकते हैं। ओके, एयर ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट एन एडवांस डेवलपमेंट। देखो, यहाँ पे वायु परिवहन का ज़्यादा विकास नहीं है, ठीक है, मतलब अच्छे से विकास इसका यहाँ पे नहीं है। ढाका एंड चिटगांव आर द इंटरनेशनल एयर रूट। तो यहाँ पे ढाका तथा चिटगांव अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग केंद्र है, मतलब यही दो एरिया है जहाँ पे इंटरनेशनल एयर रूट है। ओके, अब हम लोग एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात करते हैं, मतलब पशुपालन के बारे में जानते हैं, ठीक है। मैनी एनिमल्स आर फाउंड हेयर, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्लेन्स, पास्चर्स एंड एग्रीकल्चरल रीजन। देखो, मैदानी भाग चारागाहों एवं कृषि पशु मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी तो आखिर एग्रीकल्चर एरिया है ना। काऊ, बफेलो, ठीक है, गोट प्रीडोमिनेंट इन मिल्किंग एनिमल। देखो, दूध देने वाले पशु यहाँ पे कौन कौन है, गाय हैं, भैंस है, बकरियाँ हैं, ये सब यहाँ की प्रमुख हैं, ठीक है। मैनी एनिमल्स डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट वेल्थ आर फाउंड। देखो, अगर मैनी एनिमल्स क्या है, मैनी एनिमल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट वेल्थ आर फाउंड, वन संपदा पर निर्भर अनेक पशु यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। Elephant are found in Chittagong and eastern districts of Sylhet and lion is found in सुंदरबन। देखो, सुंदरबन में क्या मिलता है, शेर। चटगांव तथा सिलहट के पूर्वी जिले में हाथी मिलते हैं, ठीक है। सुंदरबन में शेर, और चटगांव और क्या, ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलहट में क्या मिलते हैं, एलिफेंट, ठीक है। Crocodiles are found in Barisal near Khulna and cheetah and big cats in ईस्ट चितगांव। देखो, खुलना के निकट, ठीक है, खुलना के निकट बरिसाल में मगरमच्छ तथा पूर्वी चटगांव में चीते और बड़ी बिल्लियां मिलती हैं, ठीक है, ये सब पाई जाती हैं यहाँ पे। ओके, अब लोग थोड़ा मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, खनिज संसाधन की बात करें, तो बांग्लादेश इज़ द लैक ऑफ या शॉर्ट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ड्यू टू बीइंग अ न्यू
सरफेस एरिया। देखो, नवीन धरातलीय क्षेत्र के कारण, देखो नवीन धरातलीय क्षेत्र होने के कारण बांग्लादेश में खनिज संसाधनों की कमी है। ठीक है। सम पुअर क्वालिटी कोल इज फाउंड इन फरीदपुर एरिया। देखो, कुछ घटिया किस्म के कोयला फरीदपुर क्षेत्र में मिलता है। ठीक है। नेचुरल गैस इज अवेलेबल एट सिलहट, तिपरा एंड रसीदपुर। सिलहट, तिपरा, रसीदपुर में प्राकृतिक गैस भी मिलता है। ओके। मिनरल ऑयल इज फाउंड इन सिलहट, चितगोंग एंड टिपरा प्लेसेस। देखो, मिनरल ऑयल जो है वो भी खनिज तेल, वो सिलहट, चितगांव और टिपरा आदि स्थानों पर भी मिलता है। ओके। Some quantities of iron ore and limestone are also found in बांग्लादेश। बांग्लादेश में कुछ मात्रा में लोहा, ठीक है, आयरन तथा चूना पत्थर भी पाया जाता है। ये सब कुछ खनिज हुए, खनिज का कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं है इसके बारे में। चलो ठीक है, अब हम लोग नेचुरल वेजिटेशन जाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। ठीक है। द इफेक्ट ऑफ रेनफॉल और वेजिटेशन इन बांग्लादेश इज़ वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। देखो, बांग्लादेश के वनस्पति पर वर्षा का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित है। कारण के मतलब काफ़ी अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड ऑन द चितगोंग एंड सिलहट हिल्स विच हैज़ द प्रीडोमिनेंस ऑफ बैम्बू। देखो, चिटगांव तथा सिलहट के पहाड़ियों पर सदाबहार वन पाए जाते हैं जिसमें बांस की प्रधानता बहुत है। मतलब वहाँ पे बांस की काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है। Grass grow in the plains. Swamp forest are found in the southern delta of Bangladesh। देखो, क्या होता है, मैदानी भागों में घास उगते हैं, ये तो तुमको पता ही है। बांग्लादेश के दक्षिणी डेल्टाई भाग में दलदली वन मिलते हैं। ठीक है। स्वैम्प फॉरेस्ट वहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे? साउदर्न डेल्टा ऑफ बांग्लादेश। ठीक है। विच हैज़ द प्रीपोंडरेंस ऑफ द ब्यूटीफुल ट्री। ठीक है, जिसमें सुंदरी वृक्षों की प्रधानता है। मतलब काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पे वृक्ष, सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। ठीक है। Species of wet tropical vegetation are found in the northwestern part of the Bangladesh। देखो, बांग्लादेश के उत्तर ट्रॉपिकल वेजिटेशन के प्रजातियाँ मिलती है। ठीक है। The forest land here is spread over 19 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड। देखो, यहाँ वन भूमि का विस्तार, मतलब वन भूमि जो है, फॉरेस्ट लैंड जो है वो 19 लाख हेक्टेयर भूमि पर है। ठीक है। 19 लाख हेक्टेयर भूमि, मतलब पूरे में 19 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड कितना है, वो फॉरेस्ट लैंड है। ठीक है, पूरा फैला हुआ है। अब हम लोग बिजनेस और ट्रेड की बात कर लें, मतलब व्यापार की बात कर लें, तो बांग्लादेश इज एन एक्सपोर्टर ऑफ जूट, टेक्सटाइल एंड, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जूट होता है, टेक्सटाइल ये सब होता है, तो जो बांग्लादेश है वो जूट, कपड़ा तथा चाय का निर्यातक देश है, मतलब एक्सपोर्टर है। ठीक है, एक्सपोर्ट करता है। और किस चीज़ का इंपोर्ट करवाता है, मतलब इंपोर्ट इस बांग्लादेश में क्या क्या होता है, इंपोर्टर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दवा का, ठीक है, फार्मास्यूटिकल, मतलब कि दवा, मशीनरी और रासायनिक पदार्थ का आयातक है, आयातक देश है। मतलब बांग्लादेश से बाहर क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, जूट, टेक्सटाइल एंड टी, और इंपोर्ट क्या क्या होता है, दवा, मशीन, केमिकल सब्सटेंस, ये सारी चीज़ यहाँ पे इंपोर्ट होता है। तो गाइज़, ये था हमारा पूरे बांग्लादेश का जियोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बांग्लादेश। आज हमने पूरा कवर कर दिया है। इसके हम लोग पूरे जियोग्राफी टर्म के बारे में जाने हैं कि इसका बिजनेस ट्रेड क्या है, नेचुरल वेजिटेशन, खनिज, मिनरल्स के बारे में हम लोग पढ़ें, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ें। ठीक है। इरिगेशन, सॉयल एग्रीकल्चर, ड्रेनेज सिस्टम, वेजिटेशन, क्लाइमेट और फिर फिज़िकल फीचर्स के बारे में भी पढ़ें। तो ये टोटल हमने आज आपको कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर, हमारा ये जो लेक्चर है वो आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।